सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी क्लास रहेगी संविधान का भाग 5वां जिसका नाम है संघ। संघ के अंतर्गत हमें बहुत सारे अध्याय देखने हैं, जैसे कि 5 अध्याय हैं टोटल। मतलब संविधान का जो 5वां भाग है उसके अंदर 5 अध्याय हैं, इतने आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद टोटल जो 5वें भाग में हैं वो 52 से लगाकर 151 तक हैं, जिसमें से 5 अध्यायों में वितरण हमें देखना है। आगे हम प्रत्येक अनुच्छेदों का अध्याय वाइज अध्ययन करते हुए 52 से लगाकर 151 तक आगे जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद विवरणों की ओर बढ़ते आगे एक एक अनुच्छेद उठाएंगे। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का भाग 5वां जिसका नाम संघ है, और इसमें 5 अध्याय हैं। तो हम अभी इस क्लास में अध्याय फर्स्ट देखने वाले हैं, ओनली अध्याय फर्स्ट को देखेंगे, क्योंकि वैसे क्लास बहुत बड़ी बन जाएगी तो एक एक अध्याय अलग अलग पढ़े तो अच्छा रहेगा। तो आज की जो क्लास रहेगी वो अध्याय फर्स्ट पे रहेगी, जो संविधान का 5वां भाग है। अध्याय फर्स्ट में आपको अनुच्छेद कितने पढ़ने हैं, तो 52 से लगाकर 78 तक, 78 तक, 52 से लगाकर 78 तक जो अनुच्छेद हैं वो अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संविधान का भाग 5वां पढ़ रहे हैं हम, इतने बात आपको ध्यान रखनी है। जिसके अंतर्गत हम कार्यपालिका मतलब संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही इसके अंदर मंत्रिमंडल, जो पीएम का मंत्रिमंडल होता है उस तक हम लास्ट 78 अनुच्छेद तक अध्ययन कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी संविधान के भाग 5वें के ऊपर। तो अभी हम एक अनुच्छेद फर्स्ट में उठाते हैं, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति, अर्थात इसमें यह लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जैसे कि वर्तमान में कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है, उसी तरह। ठीक है, जैसे कि सुनना ध्यान से कि इसमें यही लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान की योजना में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा का है। वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। तो इस तरह की बातें अनुच्छेद 52 में हैं। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 में यह लिखा हुआ है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में रहेगी? वो रहेगी राष्ट्रपति में निहित रहेगी। और राष्ट्रपति जो होगा वो पीएम तथा उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सपोर्ट से पूरे कार्य करवाएगा। मतलब कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। तो ये होगी संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में यहाँ पे बातें लिखी हुई है अंदर कि दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही पांडिचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के। ठीक है, तो इतने मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और अनुच्छेद 55 में लिखा है आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जो तरीका है, रीति क्या है? तो रीति में आपको ये ध्यान से सुनना है, क्या बोल रहा हूँ मैं? एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ये जो प्रणाली है मैंने अभी बोली वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है। क्लियर? ये प्रणाली सर्वप्रथम थॉमस हेयर द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको थॉमस हेयर प्रणाली भी या फिर हेयर पद्धति भी कहते हैं। क्लियर? अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि जैसे कि 5 वर्ष तक होती है, आपको पता ही होगा। और त्यागपत्र देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। बस इसमें यही बात है कि पुनर्निर्वाचन की अगर जरूरत पड़ती है तो वो पात्र होगा कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या फिर योग्यताएं। तो अर्हता या योग्यताओं के अंतर्गत वही है कि क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा कि वह एक तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, साथ ही उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, लोकसभा और राज्यसभा में के सदस्य का मतलब वहाँ पे सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो वहाँ पर बन सकता है, और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ऐसी कुछ शर्तें या योग्यता इसकी होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में क्या है? अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें में वही कुछ महत्वपूर्ण अलग से शर्तें हैं, जैसे कि उसका जो वेतन होगा वो भारत की संचित निधि से उसको मिलेगा। इस तरह की कुछ बातें इसके अंतर्गत आती हैं, भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब शपथ कैसे दिलाएगा? शपथ के लिए ध्यान से सुनना आप
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। क्लियर। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये है महाभियोग। देखिए महाभियोग क्या होता है, सुन लीजिए। संसद द्वारा राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के लिए एक विधि अपनाई जाती है संसद द्वारा, ठीक है, उसी को महाभियोग कहते हैं। और क्यों लाया जाता है कि कभी कभी राष्ट्रपति या कोई मुख्य न्यायाधीश इस जो अपने जो संविधान है उसका पालन नहीं करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तब उनको हटाने की एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को महाभियोग कहते हैं। और राष्ट्रपति पर भी जो महाभियोग का प्रोसेस के बारे में जो उपबंध है वो पूरा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, उसके बारे में जो भी उपबंध होगा वो उपबंध इसके अंतर्गत होता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति आ गया। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति, अब 62 तक राष्ट्रपति कंप्लीट, अब भारत का उपराष्ट्रपति है, जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के बारे में प्रोसेस जो है पूरा वो 63 से लगाकर 73 तक पूरा लिखा हुआ होता है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 63 में तो लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं। क्लियर। 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, मतलब उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, बिल्कुल वही है। और नेक्स्ट अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में, किसकी? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसकी कृत्यों का निर्वहन करना। सिंपल बात लिखी हुई है, अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी कारणवश, उसका पद रिक्त है, तो पूरा कृत्य या फिर उसका जो भी कार्य होगा वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि, बिल्कुल पदावधि के बारे में जो प्रोसेस है वो अनुच्छेद 67 में है, 67 में। अनुच्छेद 66 में क्या था? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्लियर, निर्वाचन के बारे में 67 और 68 में। तो अनुच्छेद जो 68 हैं उसमें है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, जो भी उपराष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा उस व्यक्ति के बारे में कुछ शर्तें हैं जो अनुच्छेद 68 में है। अनुच्छेद 69 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, जो भी शपथ या प्रतिज्ञा का प्रोसेस है वो पूरा अनुच्छेद 69 में लिखा हुआ है। आगे देखिए अनुच्छेद 70 में क्या लिखा है? 70 में यह लिखा है कि विशेष स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अर्थात अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। इसका अर्थ ये है कि विशेष स्थिति आ जाती है कभी, तो राष्ट्रपति के कुछ कार्य उपराष्ट्रपति को संभालने होते हैं। अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संशक्त विषय, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कुछ विषय हैं जो अनुच्छेद 71 में आते हैं। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 72 में क्या है? ये क्षमता नहीं है, क्षमा है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, कुछ जो भी सजाएं होती है उनको माफ़ करने की शक्तियाँ होती है, वो बिल्कुल अनुच्छेद 72 के अंतर्गत होती है, जिसमें उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर उपराष्ट्रपति और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति। इसके बाद अनुच्छेद 73 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73 में लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब जो आगे लिखा है मंत्रिपरिषद, अर्थात अनुच्छेद 70 जो 4 है उसके अंतर्गत आपको एक बात सीधी ध्यान रखनी है कि इसमें मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया हुआ है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। देखिए क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिससे उसका प्रधान मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये 74 अनुच्छेद में है कि मंत्रिपरिषद एक होगी, किसके लिए? संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के लिए, राष्ट्रपति के सपोर्ट के लिए। तो ये अनुच्छेद 74 हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अनुच्छेद किसमें है? 74 के अंतर्गत आते हैं, 75 के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद के, वो पीएम की सलाह पर होती है। इतनी बातें इस अनुच्छेद 75 में है। फिर आगे है अनुच्छेद 76, उसके अंदर जो प्रोसेस है वो पूरा किसके बारे में? ये यहाँ पे लिखा हुआ अलग से, भारत का महान्यायवादी
भारत का महान्यायवादी कौन है? देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर इसकी नियुक्ति करता है। क्लियर। साथ ही भारत सरकार को विधि संबंधित जो सलाह देता है, विधि संबंधित जो सलाह होती है वो पूरी सलाह इस महान्यायवादी के द्वारा दी जाती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत के महान्यायवादी का जिक्र अनुच्छेद 75 में है। साथ ही 75 में तो अन्य मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद 76 में है। भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन इसके द्वारा किया जाएगा, ऐसी बात लिखी हुई है। अब देखिए लास्ट में क्या है, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 77 में क्या है। इसके अंतर्गत ये है, भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा। बस पूरा जो कार्य का संचालन जो होता है भारत सरकार का वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, भले उसको पीएम करे। और अनुच्छेद 78 जो अध्याय फर्स्ट अध्याय भी हम जो देख रहे हैं, भारतीय संविधान का 5वां भाग और अध्याय फर्स्ट जो हम देख रहे हैं, उसका अंतिम अनुच्छेद जो है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, मतलब पीएम के कर्तव्य होंगे कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे। ठीक है, ऐसी बात लिखी हुई है अनुच्छेद 78 में। और ये हमारा अध्याय जो पहला था वो पूरा होता है। अध्याय फर्स्ट अभी पूरा होता है। अगली क्लास में हम अध्याय सेकंड और बाकी जो भी अध्याय होंगे उनको इन्वॉल्व करेंगे इसके अंतर्गत। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।